के बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले हम लोग 7 चैप्टर पढ़े थे, आज चैप्टर 8 चलेगा। नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप ये समझिए कि इसको हम बायोलॉजी का ABCD समझें। जैसे आप सबको पता होगा कि साइंस के 3 मेन ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में आप लोग मेजरमेंट ज़्यादा पढ़े होंगे, वॉल्यूम निकालना, क्या क्या निकालना, और इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या उसमें पढ़ाई होती है। केमिस्ट्री में आप लोग सुने ही होंगे क्या पढ़ाई होती है, कॉपर, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस के बारे में सब पढ़ते हैं, और एलिमेंट के बारे में। बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीव के लक्षण, कैरेक्टर, उनकी बनावट, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि सजीव के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सजीव भोजन करता है, सजीव प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, डाइजेशन होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसमें मूवमेंट होता है, अपनी गति होती है। सेल के अंदर सभी सजीव के लक्षण पाए जाते हैं। ऑल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन द सेल। मतलब सजीव के जितने भी लक्षण होते हैं वो सभी सेल में पाए जाते हैं। अभी हम सेल के बारे में जब इधर चलेंगे तब बताएंगे कि सेल होता क्या है। तो आप ये समझिए कि जैसे आपने लिविंग कैरेक्टर पढ़ा है से ये सजीव का, कि सजीव भोजन करते हैं, सजीव में पाचन होता है, डाइजेशन होता है, सजीव ग्रोथ करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं, सजीव में गति होती है। ये सब बात जो आपने पढ़ा वो भी बेसिक चीजें था, बायोलॉजी की बेसिक चीजें हैं, ये फंडामेंटल चीजें हैं। इनको, इस कैरेक्टर को तो हमें जानना ही है। इसके अलावा इसे भी आप बायोलॉजी की ABCD यानी प्रारंभिक जानकारी समझें, क्योंकि जितने भी दुनिया में सजीव हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सूक्ष्म जीव जंतु हो, सभी के शरीर सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल का वही रिलेशन है सजीव के साथ जो रिलेशन मकान का ईंट के साथ है। मकान में ईंट को जोड़ जोड़ कर दीवार बनाया जाता है, उसी तरह से सजीव के शरीर के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और उन्हीं सेल से सजीव का शरीर बना होता है। तो सेल भी एक तरह से लिविंग थिंग्स है, वो भी एक सजीव चीजें हैं। इसीलिए तो किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोशिकाएं, हिंदी में सेल को कोशिकाएं बोला जाता है। कोशिकाएं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी सजीव के जो लक्षण होते हैं वो सब उसके सेल में भी पाए जाते हैं। ये सब कैरेक्टर उसके सेल में भी होता है, यानी सेल से बॉडी बना है, चाहे पेड़ पौधा का हो, चाहे किसी जानवर का हो, उसी से उसका शरीर बना है, सेल से बना है। जैसे मकान ईंट से बनता है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी अनगिनत सेल होंगे और इसी सेल से हमारा शरीर निर्मित होता है, बना होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि सेल कैसा दिखता है, देखने में कैसा लगता है, सेल में क्या क्या होते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। और फंक्शन का मतलब है कार्य, वो क्या काम करता है। सेल तो बहुत तरह के हैं, बॉडी में तरह तरह के सेल हैं, अलग अलग उनका नाम है, वो सब की चर्चा अभी आगे की जाएगी। तो हम उसमें बताएंगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे डिजाइन के होते हैं, कैसा कैसा शेप होता है, कैसा उसका साइज होता है, ये सारी बातें अब आगे हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सेल डिफिनेशन क्या दिया जा सकता है। सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में बोला जाएगा कि कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। संरचनात्मक का मतलब होता है कि शरीर सेल से मिलकर बना होता है। क्रियात्मक
का मतलब होता है कि सेल के अंदर वो सभी क्रियाएं होती है जो एक सजीव में होता है। जो एक सजीव में जो भी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं सेल में होती है। यानी कि सेल भी भोजन करता है, सेल भी रेस्पिरेशन करता है, सेल में भी गति होती है, सेल भी प्रजनन करता है, सेल भी एक से दो बनते हैं। तो इसीलिए कहा गया सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यानी कोशिका, इसको सबसे पहले देखने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक उन्होंने पहली बार बैक्टीरियल सेल को देखा था, जीवाणु की कोशिका को देखा था। जीवाणु भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आता है, वो भी जंतु है, वो भी जीव है, उसमें भी सजीव के सारे लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन वो एक सेल का ही बना होता है। उसके शरीर में केवल एक सेल होते हैं। हम लोगों के शरीर में अनगिनत सेल होते हैं, काउंट नहीं किया जा सकता है कितने सेल होंगे, अनगिनत अनकाउंटेबल सेल होते हैं। तो जो जंतु एक सेल का होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। यहाँ देखिए वर्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने बहुत सारे जीव जंतु का नाम सुना होगा। अमीबा एक सेल का प्राणी है, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम एक सेल का प्राणी है, बैक्टीरिया एक सेल का प्राणी है ना। ईस्ट जो एक फंगस है वो भी एक सेल का पाया जाता है। तो जो जंतु के शरीर में केवल एक सेल होंगे, एक सेल के अंदर वो अपने जीवन की सभी क्रियाएं करता है, उसको कहा जाता है यूनिसेलुलर। और जिस जीव के शरीर में अनगिनत हजारों लाखों करोड़ों अरबों सेल होंगे उनको कहा जाएगा मल्टी सेलुलर। समझ गए? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो तरह के जीव जंतु हैं। यूनिसेलुलर जो होगा वो आंख से दिखाई नहीं देगा, उसको देखने के लिए हम लोग जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उस यंत्र को कहा जाता है माइक्रोस्कोप। आपको लैब में कराया गया था ओनियन पिल, याद होगा, क्लास 7 के बच्चों को भी कराया गया था। सेल का वहां दिखाया गया था कि प्याज के छिलके में सेल होते हैं, चौखुट आकार का रेक्टेंगुलर सेल होता है। ऐसा आप लोगों ने करके भी देखा था। तो प्याज तो प्लांट है ना, तो आपने प्लांट सेल को देखा था। आप ब्लड सेल को भी देख सकते हैं, चिक सेल को भी देख सकते हैं। गाल के अंदर से एक पतला पपड़ी खींच करके स्लाइड पे डाल के रंग ऊंग करके कवर स्लिप डाल के आप देखेंगे तो गाल के सेल दिखाई देंगे आपको। तो आपके शरीर में बहुत सारे सेल हैं, अनगिनत सेल हैं। वी ऑल आर मल्टी सेलुलर, हम सभी लोग मल्टी सेलुलर हैं। हम लोग के शरीर के अंदर कितना सेल है ये कहा नहीं जा सकता है, पूरे बॉडी में सेल हैं। सेल से ही मिलकर के हमारा शरीर बना है। फिर सेल के नंबर के आधार पे, संख्या के आधार पे दो ही तरह के जंतु है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, सेल का संगठन कैसे होता है, सेल कैसे आपस में एक दूसरे से जुटकर कुछ काम कर रहे हैं, शरीर के अंदर एक खास काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं शरीर में एक जगह मिल जाएंगी और वो कोई भी काम करेगी, जैसे कोई एंजाइम निकालना है, कोई हार्मोन निकालना है, शरीर को गति देना है, या और भी बहुत तरह के फंक्शन हैं शरीर के अंदर जो होते रहते हैं। तो जब एक जैसे सेल या अलग अलग तरह के सेल आपस में मिलजुल कर एक पर्टिकुलर काम को करे, एक खास काम को करे, तब हम लोग उसको कहने लगते हैं टिश्यू। यानी कि टिश्यू कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का एक ग्रुप है, कोशिकाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शरीर के लिए कुछ न कुछ आवश्यक काम को करता रहता है, एक खास काम को करता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही टिश्यू शरीर के सारे काम को करता है, ये बात नहीं है। अलग अलग तरह के टिश्यू हैं, अलग अलग तरह का वर्क है शरीर के अंदर। तो इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, माने श्रम का विभाजन। जैसे सरकार जब शासन चलाती है तो एक प्रधानमंत्री होते हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं। आपने सुना होगा कोई बिजली मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है।
तो उन लोगों का काम बटा हुआ है, वो ये सब काम देखते हैं। उसी तरह की बात है टिश्यू के साथ, अलग अलग तरह का टिश्यू अलग अलग तरह का वर्क करता है। सभी टिश्यू अलग अलग तरह के होते हैं और सबका एक खास काम होता है, सब लोग मिलजुल कर उस काम को करते हैं शरीर के अंदर। ऑर्गन सिस्टम, तो प्राचीन काल के जंतु तो यूनिसेलुलर ही थे। जब पृथ्वी बनी होगी, जब पृथ्वी पर जीव जंतु आए होंगे, तो पहला जो जीव जंतु आया होगा वो यूनिसेलुलर ही रहा होगा, है ना। यही बताया जाता है विज्ञान में कि पहले यूनिसेलुलर जीव जंतु जन्म लिए हैं, उसके बहुत दिन बाद मल्टीसेलुलर जीव जंतु जन्म लिए हैं, फिर टिश्यू वाले जंतु धरती पर आए हैं बहुत दिन बाद, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम वाले जंतु आए हैं। ये क्लासिफिकेशन में अगली कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा कि टिश्यू वाले जंतु कौन कौन से हैं, इनमें टिश्यू बना हुआ है। फिर बहुत सारे जंतु बहुत बाद में जो आए धरती पर, उनमें अंग बन गए। जैसे हम लोगों का बाहर का अंग भी है, आंख नाक कान मुंह जीभ, अंदर का अंग भी है, हार्ट लीवर लंग्स किडनी वगैरह। तो जब जंतु अंग वाले बन गए तब उनमें सिस्टम भी बन गया। जैसे आप सुने होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरह से बहुत सारे सिस्टम है बॉडी के अंदर, और ये हर सिस्टम में कुछ ना कुछ अंग लगा हुआ है। जैसे हम कहें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 लंग्स हैं हमारे, एक पाइप है ट्रेचिया, है ना, नेजल है, नॉस्ट्रिल है, नाक के दोनों छिद्र हैं, ये नाक भी हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो इतने सारे अंग मिलकर एक काम कर रहे हैं, वो है रेस्पिरेशन, वो है ब्रीथिंग, वो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये काम हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है। उसी तरह से हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत मुंह से होती है, बकल कैविटी से, ये फूड पाइप है, और नीचे जाएंगे तो स्टोमक मिलेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन मिलेंगे, फिर एनस मिलेगा, तो ये लीवर मिलेगा, पैनक्रियाज मिलेंगे। तो ये इतने सारे अंग मिलकर शरीर का एक काम करते हैं, और वो काम है डाइजेशन। डाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आपके शरीर में ढेर सारे सिस्टम होंगे, और वो हर सिस्टम अलग अलग काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम आपको हर बात की सूचना दिमाग में देता है। आप रास्ते पे चल रहे हैं, कांटा चुभ जाता है, इसकी सूचना आपको ब्रेन में जाती है, और फिर आप कांटे को निकालते हैं, वहां सहलाते हैं या खुजलाते हैं या जो भी करते हैं। तो ये मैसेज का जो आदान प्रदान है दिमाग से ब्रेन तक आई ये सूचना, और वैसा आपने रिस्पॉन्स किया, वो नर्वस सिस्टम का काम है। उसमें ब्रेन आता है और नर्व सेल आते हैं। तो इस तरह से जंतु ऑर्गन सिस्टम वाले भी हो गए, और हम सभी लोग सिस्टम वाले जंतु हैं। हमारे शरीर में हर कई सिस्टम है, और हर एक सिस्टम में बहुत सारे अंग हैं, लगे हुए हैं, और उस काम को कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। तो ऑर्गन सिस्टम वही कहलाता है कि तरह तरह के सिस्टम है शरीर के अंदर, और हर सिस्टम मिलकर एक काम को कर रहा है बॉडी के अंदर। उस सिस्टम को हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। ये इनका फुल नेम नहीं है, ये इनका शॉर्ट नेम दिए हैं। आपकी किताब में लिखा हुआ है, स्लाइडेन का पूरा नाम लिखा हुआ है मैथियस स्लाइडेन, और स्वान का पूरा नाम लिखा हुआ है थियोडोर स्वान। ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। उन्होंने सेल को देखा, और सेल को देख करके ऐसे तो सेल को सबसे पहले देखने वाला एक वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। आपकी किताब में इसकी चर्चा नहीं है। उन्होंने डेड सेल को देखा था। लिविंग सेल को, सजीव सेल को, जीवित सेल को देखने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने बैक्टीरियल सेल देखा था। तो सेल थ्योरी बताता है कि कोशिका के बारे में क्या क्या बात कही जा सकती है, कोशिका क्या है। जैसे केमिस्ट्री में ऊपर क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है एटॉमिक थ्योरी। इसमें बताया जाता है कि हर वस्तु, हर मैटर, हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों को या तो एटम कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। उसी तरीका से हम कहते हैं कि सभी सजीव का शरीर, सारे लिविंग थिंग का शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है।
सेल की क्या विशेषता होती है, सेल के क्या कैरेक्टर होते हैं। सेल थ्योरी में यही बात बताया गया है। कहा गया है सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी सभी सजीव की शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग। सेल जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट करता है कि न्यू सेल आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग नए सेल का निर्माण शरीर के अंदर पहले से मौजूद सेल से ही नए सेल बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब वही होता है पहले से मौजूद। मतलब देखिए, आप ऐसे समझिए कि कभी आप शिशु थे, बच्चे थे, बहुत छोटे थे, जन्म लिए थे, उस समय आपको चलना नहीं आ रहा था, बोलना नहीं आ रहा था, तो आपका जब जन्म हुआ था तो आपके शरीर में कम सेल थे। हो सकता है 10 करोड़ सेल रहा होगा, 20 करोड़ सेल रहा होगा। अगर आप हेल्दी जन्म लिए होंगे तो 20 करोड़ सेल रहा होगा। लेकिन अभी आपके शरीर में अरबों सेल है। करोड़ को तो छोड़ दीजिए, अरबों सेल है, क्योंकि आपके शरीर का आकार बढ़ चुका है। अब आप काफी बड़े हो गए। तो बड़े आप तभी हुए, आपका ग्रोथ तभी हुआ जब आपके शरीर की सेल, पहले से जो मौजूद सेल हैं, उनमें डिवीजन हुआ, उनका विभाजन हुआ। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने हैं। तब जाके आपके शरीर के अंदर सेल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और तब जाकर के आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ी है। यानी कि जो जीव जंतु का जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से होता है, सेल के विभाजन से होता है, नए नए सेल बनते हैं। तो सेल थ्योरी का दूसरा स्टेटमेंट है कि नया सेल तभी बनता है जब पुराने सेल डिवाइड होते हैं। यानी कि पहले से मौजूद सेल में जब डिवीजन होता है तब नए नए सेल बनते हैं और शरीर में सेल की संख्या बढ़ती है और तब आपका लंबाई चौड़ाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये सारी बातें सेल थ्योरी में दी गई है। ऑल सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सभी सेल एक ही जैसे बने होते हैं, एक जैसे भी दिख सकते हैं, अलग अलग तरह के भी दिख सकते हैं। अलग अलग सेल का अलग अलग काम है शरीर के अंदर और वो सब अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब है कि जब हम किसी एक सेल को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसके अंदर एक बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। जैसे आपका इस किताब में एक सेल दिखाया गया है, देखिए आप यहाँ। इस सेल के अंदर ये सारी चीजें होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, प्रोटोप्लाज्म है, क्रोमोजोम है, जीन है, डीएनए है, आरएनए है और जाने कितनी सारी चीजें सेल के अंदर है। तो यहाँ एक सेल दिखाया गया है और ये भी कोई साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा गया है। ये बहुत बड़े माइक्रोस्कोप से, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे जब हम सेल को देखेंगे अंदर तक की बात, तो ये इस तरह का डिजाइन दिखाई देगा। ऐसे जब हम लोग नॉर्मल सेल देखेंगे, जब अपने प्रयोगशाला वाले माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमको ऐसा सेल दिखाई देगा। ये ऊपर वाला एनिमल का सेल है और नीचे वाला प्लांट का सेल है। अब देखिए, प्लांट का सेल ग्रीन कलर का होता है और ये एनिमल का सेल का कुछ और कलर है। तो ये प्लांट का सेल ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक हरा रंग पाया जाता है, प्लास्टिड कहते हैं उसको। ये प्लास्टिड की चर्चा आगे आएगी, अभी भी बताएंगे। तो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जिसका नाम हमने बताया कि सबसे पहले तो सेल के बाहर चारों तरफ एक घेरा है, उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन से, और सेल के अंदर जो भी मटेरियल जाएंगे और जो भी सेल से बाहर निकलेंगे वो सब सेल मेम्ब्रेन से ही निकलेंगे और सेल मेम्ब्रेन से ही घुसेंगे और बाहर आएंगे।
सेल मेम्ब्रेन से ज्यादातर लिक्विड आ सकता है, द्रव पदार्थ आ सकते हैं, गैसियस मटेरियल आ सकता है, लेकिन कोई भी सॉलिड चीज सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता है, ये याद रखना है। तो सेल का प्रोटेक्शन भी है सेल मेम्ब्रेन से, सेल को प्रोटेक्ट भी करता है बाहर से वो, और मटेरियल का आदान प्रदान भी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से होता रहता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद अंदर एक जेली लाइक चिपचिपा द्रव जैसा पदार्थ पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। वो द्रव जैसा जो मटेरियल है सेल के अंदर भरा हुआ, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। हिंदी में उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और इसी में सेल के सारे अंग, जितने नाम बताए हमने, न्यूक्लियस, जैसे आप ये सेल एक देख रहे हैं, तो इस सेल में बहुत सारी चीजें हैं, सबका अलग अलग नाम है। ये न्यूक्लियस है ब्लू कलर का, और ओकरा अंदर भी एक गोल है न्यूक्लियोलस। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कहीं कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, कहीं कहीं पर लाइसोसोम मिलेगा, कहीं कहीं पे वैक्यूल मिलेंगे, कहीं पे राइबोसोम के कण मिलेंगे। बहुत सारी चीजें होती है सेल में, और सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबका अलग अलग तरह का काम है। उसको आप ऐसा नहीं कहिए कि सब जितने भी चीजें हैं सेल में सब एक ही तरह का काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबका सेल के अंदर भी काम का बंटवारा हो चुका है। न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस बीच में होता है, गोल आकार का होता है, और उसके अंदर कुछ विशेष चीज भरे होते हैं। उन विशेष चीजों को हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम, जीन, डीएनए, आरएनए, ये सब चीजें न्यूक्लियस के अंदर कहलाती है। और न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेल के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं होंगी, जो भी कार्यक्रम होगा, सेल के अंदर कुछ भी होगा, उसका कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है सेल के अंदर, वही सारी क्रियाओं को सेल के अंदर संपन्न कराता है। तो और भी बहुत सारे चीजों का नाम दिया है। सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, वो ये भी बहुत डेंजरस चीज है सेल के अंदर। अगर सेल बीमार हो, सेल रोगी हो, सेल के अंदर वायरस हो, बैक्टीरिया आ जाए, कोई बाहरी जीव जंतु आ जाए और सेल को नष्ट करने लगे, तो लाइसोसोम जल की बूंद की तरह दिखाई देता है सेल के अंदर, और लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाता है और सेल को मार डालता है। ऐसे सेल को को खत्म कर देना, यही इसका काम होता है लाइसोसोम का। इसीलिए लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, यानी खुद भी मरता है और सेल को भी मार देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइसोसोम हर समय ब्रस्ट कर जाए, हर समय फट जाए और सेल को नष्ट कर दे, ऐसी बात नहीं होती है। ये केवल डैमेज सेल को नष्ट करता है, खराब सेल को नष्ट करता है, बीमार सेल को हटाता है शरीर से, अच्छे सेल को ये कुछ नहीं करता है। तो इसको कहते हैं हम लोग सुसाइडल बैग। एक और भी इम्पोर्टेंट अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, हर सेल में पाया जाता है, छड़ के आकार का पाया जाता है, रॉड शेप्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में एनर्जी पैदा करता है, एनर्जी देने वाला है। हमारे शरीर के सेल में भोजन का, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। रेस्पिरेशन की परिभाषा ही यही है कि रेस्पिरेशन में सेल के अंदर ऑक्सीजन जाते हैं और ग्लूकोज को तोड़ते हैं और तोड़ करके एनर्जी बनाते हैं। तो एनर्जी बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया की एक बड़ी भूमिका होती है, उसका एक मेन रोल होता है। इसीलिए समटाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग करने वाला ऑर्गेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल को देखेंगे तो उसमें एक और नया चीज मिलेगा जो एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, नाम है उनका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का मतलब हुआ हरा रंग के लिए जिम्मेदार है ये। क्लोरोफिल पाया जाता है, पेड़ पौधे के पत्ते हरे होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल खूब पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट खूब पाया जाता है। और इसको कहा जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषण कराने वाला यही है प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट, जो पत्तों में खूब होता है, इसीलिए तो पत्तों का कलर हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट पत्ते में पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट फूल में पाया जाता है, फूल के
आप पंखुड़ी को देखें, वो लाल, हरा, पीला किसी कलर का हो सकता है, तो उसके लिए क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है उसमें। और ल्यूकोप्लास्ट मतलब आप देखिएगा तो जड़ का कोई कलर नहीं होता है, तना का कोई कलर नहीं होता है, स्टेम और रूट कलरलेस होते हैं। तो कलरलेस जो भी अंग है उसमें पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो ये 3 तरह के प्लास्टिक पाए जाते हैं प्लांट के सेल में, एनिमल में नहीं पाया जाता, क्योंकि एनिमल कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, एनिमल कोई अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। भोजन बनाने वाला तो केवल ग्रीन प्लांट है और उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। उसके बाद जितने भी जीव जंतु है दुनिया में सब के सब हेट्रोट्रॉफ हैं, क्योंकि वो अपना भोजन बना नहीं सकते हैं। वो अपने भोजन के लिए या तो पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं या फिर किसी अन्य जानवरों को खाते हैं। तो सारे जानवर, सारे एनिमल, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, वो भी अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, किसी अन्य जंतु के शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे किए होते हैं और उसी से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारी चीजों का नाम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब बहुत सारे अंग है, वैक्यूल, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। सेल में पानी भी पाया जाता है, ऑर्गेनिक साल्ट भी पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट भी पाए जाते हैं, सेल में ग्लूकोज भी पाया जाता है, सेल में एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें सेल के अंदर पाई जाती है। बहुत सारे अंग हैं सेल ऑर्गेनेल्स में, बहुत सारे हैं। प्लांट सेल में तो एक और चीज बढ़ जाता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट बढ़ जाता है, दूसरा सेल वॉल भी बढ़ जाता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है। पहले सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके बाद सेल वॉल होता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी का सेल वॉल बना होता है। तो एनिमल सेल थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन प्लांट सेल ज्यादा रिजिड होता है, कठोर होता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल भी होते हैं। दीवाल की तरह सेल वॉल होता है, चारों तरफ से घेरे रहता है सेल को, प्लांट सेल को। तो अब है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल का अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो बहुत सारी बातें इसमें आपको सुनने को और देखने को मिलेगा। कुछ तो अभी हमने बता चुका कि प्लांट सेल में क्लोरोफिल है, एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं है। प्लांट सेल ऑटोट्रॉफ है, एनिमल सेल हेट्रोट्रॉफ है। प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, सैटेलाइट, एक बीच में खाली जगह होता है, उसमें कुछ नहीं रहता है और जितने भी मटेरियल है उसके चारों तरफ होते हैं, अगल बगल किनारे पे होते हैं। तो प्लांट सेल का वैक्यूल लार्ज साइज का होता है, सिंगल होता है, एक ही होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है। सेंट्रली लोकेटेड का मतलब होता है बीच में एकदम स्थित होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, कई संख्या में होते हैं और प्लांट सेल में सिंगल वैक्यूल होता है। तो ये तीसरा अंतर होता है। चौथा अंतर है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होकर सेल मेम्ब्रेन होता है जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद कुछ और भी ऐसे अंग हैं, जैसे प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं मिलेगा, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल में तो नहीं है लेकिन वो एनिमल सेल में है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में वो नहीं मिलता है। तो ये कंपैरिजन हमने जो 4-5 पॉइंट में बताया, इस कंपैरिजन को भी हमें याद रखना है। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं दुनिया में, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं, विदाउट न्यूक्लियस या विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक बात याद रखना ये है कि न्यूक्लियस हो चाहे ना हो, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है।
न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल अगर है वो तो सब में रहता है। तो जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये बीच में इसका न्यूक्लियस है, तो इसको कहेंगे, ये जो बाउंड्री है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसी में क्रोमोसोम होगा, इसी में जीन होगा, इसी में डीएनए आरएनए होंगे, ये सब चीजें इसी में होंगी। तो क्रोमोसोम और जीन न्यूक्लियस में होते हैं एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोलर सेंटर ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी। सारे सेल के एक्टिविटी का कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस। तो भले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो चाहे नहीं हो, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल सभी सेल में पाए जाते हैं। यानी न्यूक्लियस है तो भी या ना है तो भी है, तब तो वो एक जगह पैक है। अगर है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एक जगह है, और अगर नहीं है तो ये मटेरियल, अंदर का मटेरियल चारों तरफ बिखरा है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, छितराया हुआ है। तो जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिस सेल में न्यूक्लियस स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है, उस सेल को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों सेल के भी उदाहरण हैं। बैक्टीरिया के सेल को अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगा। ब्लू ग्रीन अलगी के सेल को देखा जाए तो न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा। रेड ब्लड सेल को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा। तो ये तीन जो सेल हमने अभी अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन अलगी का सेल, रेड ब्लड सेल, ये सब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे प्रोकैरियोटिक। इसके बाद जो भी सेल है शरीर के अंदर, वो सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रेजेंट है, क्लियरली विजिबल है, स्पष्ट दिखाई देता है, तो उसको कहा जाएगा यूकैरियोटिक सेल। तो जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको हम न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। उसके न्यूक्लियस के मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहा जाएगा, क्योंकि वो डिफ्यूज होता है, वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। जैसे हमने पहले ही बताया कि सेल भी रिप्रोडक्शन करता है, सेल की संख्या भी सजीवों में बढ़ती है। हमारी जो लंबाई चौड़ाई बढ़ी है, हमारा जो ग्रोथ हुआ है, हम जो आज इतने बड़े हो गए हैं, इसका कारण है सेल डिवीजन। जब जन्म लिए थे तो बहुत छोटे थे, शरीर में सेल की संख्या कम थी, लेकिन हमारे जो शरीर में पहले से सेल थे मौजूद, वो सेल डिवाइड करते थे, और वो सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से सेल का डिवीजन हुआ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सेल डिवीजन। और इसका एक छोटा सा फोटो यहाँ पर दिखाया गया है कि कोशिकाएं विभाजित हो रही है, 1 से 2 सेल बन रही है। इस तरह से पुराने सेल से नए नए सेल बनते हैं और सजीव का आकार बढ़ता है, उसके शरीर के अंदर सेल की संख्या बढ़ती है, तभी सजीव के शरीर का आकार बढ़ता है। तो इस तरीका से सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन को हम लोग सेल का रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि सेल प्रजनन भी कर रही है, अपनी संख्या बढ़ा रही है। तो बताइए कि सेल में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं कि नहीं? सेल के अंदर भी है, सजीव के सारे लक्षण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन, सेल कोशिका विभाजन। 1 से 2 सेल बनेगा, फिर 2 सेल से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, 32 से 64 बनेगा। इस तरह से शरीर के अंदर सेल जल्दी जल्दी बढ़ता रहता है, संख्या बढ़ती रहती है और बच्चा जल्दी जल्दी विकास करता रहता है। लेकिन एक बात और है कि जहां तक सवाल एनिमल का है, तो एनिमल के शरीर का विकास जीवन भर नहीं होता है, यानी कि एक सर्टेन एज के बाद उनका सेल डिवीजन बंद हो जाता है, यानी कोशिकाओं का विभाजन बंद हो जाते हैं, नए नए सेल बनने प्रारंभ नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए
जो एनिमल है वो एक निश्चित आयु के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन प्लांट में ऐसी बात नहीं होती है। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, उसमें कुछ ऐसे सेल होते हैं छीप पर, जड़ के छीप पर, तना के साइड में, तना के बीच में, स्टेम के बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। उसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करते रहती है। जब तक पौधा जीवित रहता है तब तक पेड़ पौधे की लंबाई कुछ न कुछ हर साल बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कभी पेड़ पौधे के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते निकल जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। तो आप समझिए कि उनमें सेल डिवीजन हमेशा चलता है और हमें सेल डिवीजन 18-20 साल के बाद बंद हो जाता है। हम जो लंबाई प्राप्त कर लिए वही लंबाई हमारा जीवन भर कायम रह जाएगा। तो सेल डिवीजन का मतलब ही होता है कोशिका विभाजन। आप इसको सेल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कोशिकाएं प्रजनन करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है, मल्टीप्लाई करती है, ये कहलाता है सेल डिवीजन। इसके बाद एक अंतिम टॉपिक बच रहा है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का एक ऐसा अंग है सेल के अंदर, सेंट्रोसोम एक ऐसा अंग पाया जाता है सेल के अंदर जो हर समय दिखाई नहीं देता है। ये केवल कुछ समय के लिए बनता है और फिर विलुप्त हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ये हर समय हर वक्त नहीं दिखाई देगा, केवल सेल डिवीजन के समय दिखाई देता है। सेल डिवीजन करा लेने के बाद सेंट्रोसोम का काम समाप्त हो जाता है। फिर जब अगली कोशिका फिर से डिवीजन करेगी तो फिर वो अपीयर होगा और बाद में डिसअपीयर हो जाएगा। सेल के डिवीजन के बाद डिसअपीयर हो जाएंगे। तो इस तरह से सेल के चैप्टर हमारे समाप्त हो गए हैं और आपको तरह तरह का सेल शरीर के अंदर है। हमारे शरीर के अंदर तरह तरह का सेल है, सबका पिक्चर दिया गया है, आपकी किताब में देख सकते हैं। ये पिक्चर हम अभी आपको कुछ बता भी देंगे कि जैसे देखिए यहाँ पर आप फिगर को देखिए, यहाँ पे किताब अगर आपके सामने है तो देखिए नर्व सेल है, ये आपके ब्रेन में पाया जाता है। ये आपका मसल सेल है जो आपकी मांसपेशियों में पाया जाता है, जहां जहां मांस है वहां वहां पाया जाता है। ये आपका स्किन के अंदर सेल होता है, इस टाइप के सेल होते हैं, चौखुट आकार के रेक्टेंगुलर शेप के सेल आपके स्किन में पाए जाएंगे, चमड़ी में पाए जाएंगे। ये भी सेल है, ये भी आपका सेल का ही दिखाया गया है माइक्रोस्कोप में। ये प्लांट का सेल है इसलिए हरे कलर का दिखता है। तो तरह तरह के, और ये आपका माइक्रोस्कोप है, देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप आपके लैब में भी मिलता है और इस पर आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है। प्याज का छिलका में सेल देखा ही होगा। तो ये सब चीजें आपको पहले से भी याद होंगी और सेल के अंदर यही सारी चीजें पाई जाती है। पैरामीशियम है ये जंतु एक सेल वाला होता है, इसे ये भी यूनिसेलुलर जंतु है। और भी जितने भी पिक्चर आपके किताब में दिए गए हैं ये सब आपके शरीर के अंग हैं। देखिए यहाँ पे अंग है, ये जो अंग है, ये अंग है, ये अंग है, ये अंग है, ये अंग है और ये शरीर है। तो इस अंग को बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, ये एक सेल है, इसको आप एक सेल मानेंगे, सेल। और ये टिश्यू है, ये बगल में जो है टिश्यू है और उसके बगल में एक अंग है किडनी। हमारा ब्लड फिल्टर करता है, ये हमारा मूत्र का निर्माण यही करता है, यूरिन का। ये किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, ये अंग है। ये सेल है तो ये टिश्यू है और उसके बगल में अंग है और इसके बाद सिस्टम है। ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आपके शरीर के ब्लड छन के इस यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो रहे हैं और आपको पेशाब लगती है और आप मूत्र त्यागते हैं। तो ये आपका, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से अंग बने और अंग से सिस्टम बन गए हैं। तो इस तरह से जीव जंतुओं का विकास भी हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।